विटनेस। हम्म। यस सर। चलिए ठीक है। जो टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम वो मैंने आपको बता दिया था कि यस। बेसिकली टाइप्स ऑफ रिजर्वेशन क्या क्या है, वो हमने डिस्कस कर लिया था, है ना। यस सर। इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। और लोग कहाँ हैं, छाया कहाँ है? सर सर डोंट नो, छाया ने बताया नहीं कुछ चलो ठीक है, आज। कंटिन्यू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है वो है आपका, इसमें सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन में जैसे कि दो होते हैं, एक मैनुअल है और सेकंड जो है वो है ऑटोमेटेड। तो मैनुअल कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे सारा काम मैन्युअली हो रहा है, जहाँ पे आप लोग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हो, जहाँ पे मतलब आपको काम लिख के करना पड़ता है, फिजिकली आपको मेंटेन करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स। ठीक है ना, वो मैनुअल सिस्टम हो गया। बट ऑटोमेटेड सिस्टम कहने का मतलब वही चीज, उन्हीं रिकॉर्ड्स को हम लोग कंप्यूटर में बना रहे हैं, उन्हीं चीज को हम लोग एक सॉफ्ट फॉर्म में हम लोग उसको सेव कर रहे हैं, उन रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटेड सिस्टम हो जाता है। तो देखो, जब स्टार्टिंग की बात करें, होटल इंडस्ट्री तो बहुत पहले आ गई थी, लेकिन कंप्यूटर तो बहुत बाद में आया है ना। तो मैनुअल सिस्टम तो बहुत पहले से ही था। ऑटोमेटेड सिस्टम जो है ये बाद में आया, जब कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज होने लगे एटीज के टाइम पे। उसके बाद ही मतलब आपका ऑटोमेटेड सिस्टम में रिपोर्ट्स इस तरीके से बननी स्टार्ट हुई। लेकिन जो आपका इंपॉर्टेंट चीज ये है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर, जब हमारे पास ऑटोमेटेड सिस्टम है, जब हमारे पास कंप्यूटर है, तो हमको अलग से मैनुअल सिस्टम बनाने की क्या जरूरत है? मतलब हम लोग अपने काम को ज्यादा इतना क्यों बढ़ा रहे हैं, हम लोग सीधे सीधे कंप्यूटर में ही करें सारा का सारा काम, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। देखिए, प्रॉब्लम कोई नहीं है, आप लोग कर सकते हो कंप्यूटर में और सेव कर सकते हो। प्रॉब्लम बस इस बात की होती है क्योंकि ये एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल कंडीशन है कि आपका जो भी आपने सॉफ्ट फॉर्म में, जो भी आपने अपने रिकॉर्ड्स, अपने रिपोर्ट्स जो भी बनाई हैं, वो सुरक्षित रहेंगी हमेशा। इस बात की गारंटी जो है वो नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसा रहता है कि मानो कि आप लोग बनाते हो कंप्यूटर में, अपने रिपोर्ट्स बनाते हो, कभी हो सकता है ऐसा भाई कोई वायरस आ जाए और आपकी जो जितनी भी रिपोर्टिंग है वो सारी की सारी बेकार हो जाए, सब खत्म हो जाए। ये चीज हो सकती है, वैसे होता नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब एक चीज ऐसा है कि मतलब वाली कंडीशन है कि मे बी पॉसिबिलिटी वाली बात है। तो क्या होता है कि हम लोग इसीलिए हम लोग मैनुअल भी मेंटेन करते हैं और ऑटोमेटेड भी मेंटेन करते हैं। और इससे फायदा ये होता है कि अगर हमारा इन दोनों में से, मैन्युअल या फिर ऑटोमेटेड में से, कभी भी अगर कोई जगह से हम लोग अपनी रिपोर्ट्स नहीं देख पा रहे हैं, तो हम किसी दूसरे को ले सकते हैं। मतलब हो सकता है आपका ऑटोमेटेड नहीं है, तो कम से कम आपके पास उस समय पे अपने मैनुअल रिकॉर्ड्स तो रहेंगे, अपने मैनुअल रिकॉर्ड्स तो रहेंगे ना। जितनी भी आपकी मैन्युअली जो आपने रिपोर्ट्स बनाई है वो तो रहेंगी, तो कम से कम आप वहां से रेफर कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास दो तरीके से आप मेंटेन नहीं कराते हो और कभी भी ऐसा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए, तो फिर आपके पास आपके सारे रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, हम लोग दोनों तरीके से बनाते हैं, मैन्युअल भी बनाते हैं और ऑटोमेटेड भी बनाते हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटेड तो आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे आपका पीएमएस होता है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे कि हम अपनी सारी की सारी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब सब कंप्यूटर पे हो रहा है आपका काम, ठीक है, वो सिंपल सी चीज है। हम लोग बात करते हैं मैनुअल की, कि मैनुअल में किस किस तरीके से काम होता है। तो देखो, मैनुअल में जो रिजर्वेशन दिया जाता है, इसमें एक सिस्टम है जो कि बहुत फेमस है, इसको बोला जाता है डायरी सिस्टम। ठीक है, डायरी सिस्टम बोला जाता है। जब हम डायरी बोलते हैं, तो डायरी आप लोगों को पता है कैसी होती है, सभी लोगों ने देखी होगी डायरी कभी ना कभी अपने जीवन में, है ना। क्या होता है डायरी, किसको बोलते हैं डायरी, जरा बताना मेरे को। डायरी किसको बोला जाता है? अच्छा, डायरी डायरी जिसमें किसको कैलेंडर डायरी वाइज किसको जो कहते हैं? कैलेंडर हाँ हाँ वाइज हाँ, पेजेस क्या क्या होते होता है? हैं। क्या होता कैलेंडर है? वाइज पेजेस होते हैं सर। हाँ, कैलेंडर वाइज उसमें पेजेस होते हैं, ठीक है, उसको डायरी बोला जाता है। तो वो जो डायरी होती है, वो जो भी उसका ईयर होगा, वो उस ईयर का नाम हमेशा डायरी के आगे लिखा रहता है। जैसे अभी 2020 चल रहा है, तो वो डायरी के आगे लिखा होगा 2020, है ना। और उसके अलावा उसमें बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन आगे से दी रहती है, मैप्स हैं, है ना, अलग अलग कंट्री के कोड्स हैं, वो सारी चीजें वो सब लिखी रहती हैं। और साथ में उसका हर एक पन्ने में डेट, है ना, और वो सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब वहां पे लिखी होती है। और उसमें टोटल पेजेस कितने होते हैं? टोटल पेजेस जो होते हैं वो उसमें होते हैं, देखो, 365 तो साल के दिन होते ही होते हैं, तो 365 तो होंगे ही। साथ में 365 से कुछ एडिशनल और उसमें पेजेस होते हैं। एडिशनल पेजेस 10-20 पेजेस और होंगे उसमें। वो 10-20 पेजेस एडिशनल इसीलिए होते हैं कि हो सकता है कि भाई इस्तेमाल यूज करते समय किसी टाइम आपका ऐसा हो जाता है कि डायरी का कोई पेज उखड़ जाए या फट जाए या खराब हो जाए।
तो उस कंडीशन में आपके पास वो एडिशनल पेज लास्ट में होते हैं, जिसमें कि आपके जो भी आपका पूरा साल भर का रिकॉर्ड है उसके लिए पन्ने कम ना पड़े। ठीक है, इसीलिए वो कुछ एडिशनल पेजेस डायरी में होते हैं लास्ट में। अब क्या चीज है कि इसमें मेंटेन किस तरीके से आता है, सिंपल सी चीज है, जो भी रिजर्वेशन होता है, जिस भी डेट में रिजर्वेशन होता है, आप उस डेट के पन्ने को खोलते हैं डायरी में और उन उन रिजर्वेशंस को ले लेते हैं। ठीक है ना। तो जैसे मानो अगर आज आज कितनी तारीख है, आज अगर आपकी तारीख है जैसे 13 मई है ना, तो 13 मई का जो भी पेज होगा उसमें उसको खोला जाएगा, जिसने भी आज रिजर्वेशन कराया होगा उसकी पूरी डिटेल लिख दी जाएगी, भाई किसने रिजर्वेशन कराया है, ठीक है, कौन से रूम का कराया है, क्या नाम है, जो भी है एक्सेट्रा, ये सारी चीजें उसमें लिखी जा सकती है उस दिन के पेज पे। ठीक है, तो ये आपका एक पहला तरीका होता है मैन्युअली मेंटेन करने का, जिसको बोला जाता है डायरी सिस्टम। ठीक है, सिंपल है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसको समझने में। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा, वो आता है विटनी सिस्टम। ठीक है, तो विटनी सिस्टम जो होता है ये बहुत फेमस है। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को, ये मैंने तुम लोगों को इसके नोट्स सेंड किए थे, ठीक है ना, वो जो भी है वो पीडीएफ या फिर डॉक्स फॉर्म में, वो आप लोगों के पास रखे हुए हैं ना। यस सर। तो इसमें बस एक चीज है, अगर आपके पास वो लिखा हुआ है कॉपी में आपने लिख रखा है तो अपनी कॉपी खोल लो, बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से आपको बताऊंगा तो मैं उस टेबल के बारे में डिस्कस करूंगा, आपके सामने उस टेबल की पिक्चर हो तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ, अगर है तो ठीक है, खोल के रख सकते हो उस पिक्चर को, जो विटनी रैक की जो पिक्चर है, अगर आपने बनाई है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं विटनी सिस्टम में। तो विटनी सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली एक आपका, एक आपकी जिसको विटनी रैक भी बोला जाता है। विटनी रैक क्या होती है बेसिकली, इसमें आपकी बहुत सारी आपके स्लॉट्स बने हुए होते हैं, जिसमें कि आप डालते हो विटनी स्लिप्स को डालते हो। ठीक है, विटनी स्लिप होती है जिसमें कि गेस्ट की डिटेल है ना, गेस्ट की डिटेल जो भी होती है वो सब उसमें मेंशन करी होती है, उन उन स्लिप्स को आप उन विटनी रैक्स में डालते हो। ठीक है, और इससे हमें ये पता चलता है बेसिकली कि बेसिकली आपके कितने रिजर्वेशन हो रखे हैं, ठीक है, कौन कौन सी डेट में हो रखे हैं। तो तरीका क्या होता है इसका, एक बहुत ही बड़ा सा एक आपका एक रैक होता है जिसमें कि कुछ कॉलम्स बने हुए होते हैं। अब कॉलम्स बने किस तरीके से होते हैं, सबसे पहली चीज तो इसमें ये होता है कि आपके मंथ के डेज होते हैं 30। कॉलम समझते हो ना, जो लंबे होते हैं, लंबे वालों को कॉलम बोला जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल मतलब जो वर्टिकल होते हैं उनको कॉलम बोला जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको आपका बोला जाता है रोज। ठीक है, तो मैं कॉलम की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपके जो कॉलम्स जो होते हैं वो टोटल होते हैं 30। ठीक है, 30 मतलब 30 इंडिकेट कर रहा है जो महीने के 30 दिन है उनको। उसके अलावा आपके फिर क्या होते हैं, 11 कॉलम और होते हैं। 11 कॉलम जो होते हैं वो क्या होते हैं, अगले 11 महीनों के लिए वो कॉलम बनाए जाते हैं। तो 30 + 11 कितना हो गया, 41। ठीक है, फिर उसके बाद एक कॉलम और होता है जो कि होता है किसके लिए, अगले साल के लिए। तो 41 + 1 कितना हो गया, 42। और एक कॉलम और हो सकता है एडिशनल, वो इसीलिए क्योंकि कोई महीना आपका 31 दिनों का भी हो सकता होता है ना, जैसे जनवरी हो गया, मार्च हो गया, जून आपका मई हो गया, है ना, ये जो आपके महीने हैं वो क्या होते हैं, 31 दिनों के होते हैं। तो एक जो है वो उसके लिए कि आपका जो 31 दिनों का कोई महीना है तो आपके टोटल जो है वो उसमें 43 कॉलम्स अबाउट अबाउट हो सकते हैं, जो आपका ब्रिटनी रैक होता है। ठीक है ना, और इसमें जो भी आपकी रोज होती हैं वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में बनी हुई होती हैं। किसमें बनी होती है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में, मतलब A B C D E F G Z तक ऐसे उसमें रोज बनी होती हैं अल्फाबेटिकली। अब क्या होता है कि जैसे आपका मंथ है, तो मंथ में आपके 30 दिन है। जिसने भी रिजर्वेशन कराया होगा, जिस भी डेट में कराया होगा, तो महीने के 30 दिनों की जो भी तारीख होगी आप उस वाली रो को पकड़ोगे। ठीक है, उस रो को पकड़ोगे और देखोगे कि गेस्ट का नाम क्या है। अब जैसे ही मानो कोई गेस्ट है जिसका नाम है मिस्टर शर्मा, तो शर्मा मतलब किससे आ गया, एस, एस से उसका सरनेम है। क्लियर होगी बात। तो आप क्या करोगे, और उसने रिजर्वेशन कराया है कब, उसने रिजर्वेशन कराया है, जैसे आज कितनी तारीख है, आज 13 तारीख है, तो उसने रिजर्वेशन कराया 13 मई का। तो आप क्या करोगे, 13 तारीख का जो कॉलम होगा उसमें जाओगे, एस वाली जो रो होगी उसमें जाओगे, और उस वाले जो वहां पे जो आपका स्लॉट होगा उसमें उस विटनी स्लिप को डाल दोगे। समझ में आ रही है बात।
कि किस तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है पूरा। जो है बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में बनी हुई रैक होती है, जिसमें कि आप आराम से बिना किसी रश के, बिना किसी गड़बड़ी के, बिना किसी मैसअप के वहाँ पे आप बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। ठीक है ना। जैसे आपको अगर ये देखना है कि भाई 14 मई को कितनों के रिजर्वेशन है, तो आप आराम से 14 रो की जो है कॉलम है उसको देखोगे, वहाँ पे देखोगे कितने आपके विटनेस स्लिप्स वहाँ पे भरी जा चुकी हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो ये तरीका होता है जो आपकी विटनी रैक जो है उसको किस तरीके से हमको इस्तेमाल करना है। ठीक है। रोज है और कॉलम है। कॉलम जो है वो कितने हैं, 31 जो महीने के डेज है उनके लिए, प्लस 11 जो उसके अलावा, उस महीने के अलावा जो 11 महीने और बचते हैं, 12 महीनों का होता है ना साल, तो एक महीना तो वो हो गया 31 डेज जिसके हैं, और बाकी 11 महीने जो बाकी बचे हैं उनके कॉलम हो गए, और एक कॉलम हो गया अगले साल का। तो आपके टोटल 43 लगभग वहाँ पे कॉलम हो जाते हैं। और ये तो आपके कॉलम हो गए। रोज कितनी होती हैं, जितने आपके अल्फाबेट्स होते हैं ABCD, वो इसीलिए जिस भी गेस्ट का जिस भी अल्फाबेट से नाम आता है, जैसे उसका नाम मिस्टर शर्मा है, मिस्टर वर्मा है ना, या मिस्टर सिंह है, जो भी है, आप क्या कर सकते हैं उसके नाम के जो भी अल्फाबेट है उस वाले रो में जाएंगे, और उस वाले कॉलम में जिस भी डेट पे उसने कराया होगा उस वाली पर्टिकुलर स्लॉट में हम लोग वो विटनेस स्लिप डाल देंगे। उस विटनेस स्लिप में गेस्ट की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो लिखी जाती है। ठीक है। और इन विटनी स्लिप्स की हमेशा याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये विटनी स्लिप्स हमेशा अलग अलग कलर्स की होती हैं। ठीक है। ये विटनी स्लिप्स जो होती हैं ये अलग अलग कलर की होती हैं, पिंक हो सकती है, येलो हो सकती है, ब्लू हो सकती है। कलर कोडिंग जो होती है इसमें वो इंडिकेट करती है कि गेस्ट किस टाइप का है। किस टाइप का मतलब VIP है, VVIP है, स्पेशल अटेंशन है ना, तो रेगुलर गेस्ट है। तो वो जो है वो जो कलर कोडिंग जो है वो गेस्ट के टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए होती है। ठीक है। तो जैसे आपकी मानो आपके यहाँ पे अगर कोई VIP अगर कोई गेस्ट है, तो आप जैसे उसके लिए ऑरेंज अगर आप इस्तेमाल करते हो VIP गेस्ट के लिए, तो आपको आप क्या करोगे, आप सीधे विटनी रैक में अगर आप देखोगे सीधे आपको दिखेगा भाई कोई ऑरेंज कलर की स्लिप है वहाँ पे विटनी रैक में, तो आपको ये पता चल जाएगा भैया कौन से VIP है, कौन कौन सी डेट में आने वाला है। तो आपको इजीली आइडेंटिफाई कि VIP कौन कौन आने वाला है, उसके लिए हमको प्रॉपर तैयारी पहले से करके रखनी होगी। तो ये चीज जो होती है ये विटनी रैक में किया जाता है। ठीक है। इसको विटनी रैक बोला जाता है। क्लियर है। तो ये विटनी रैक रैक जो है ये बहुत सारे डिजाइन में आती हैं। ठीक है। अलग 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 क्या बोलते हैं इनको, शेप में अलग अलग डिजाइन में इनको बनाया जाता है, काफी अच्छी दिखने में बनाई जाती हैं। बहुत सारी जगहों में तो जो घूमने वाली टाइप की होती हैं उस टाइप की बनाई जाती हैं, जो रोल करती हैं एकदम ड्रम, जो आपका सिलेंड्रिकल शेप में है उस शेप में भी बहुत बार बनाया जाता है, बहुत बार बोट्स के शेप में होता है। तो अलग अलग शेप्स में बनाया जाता है इसको। ठीक है। डिजाइन किया जाता है। लेकिन काम जो है बेसिकली जो मैंने आपको बताया वो एक बेसिक सा इसका फंक्शन है। ठीक होगी, क्लियर हो गया बात। क्लियर है ना ये सभी को कि रिटर्न स्लिप क्या होती है, कैसे इसमें काम होता है। यस सर, क्लियर हो गया। चलिए ठीक है। तो ये हो गया आपका विटनी रैक के बारे में। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको इसमें आप लोगों ने अगर देखा हो, पता नहीं आप लोगों ने बनाया कि नहीं बनाया है, इसमें आपको मैंने फॉर्मेट भी दिखाया था विटनी स्लिप का, है ना, जिसमें कि डेट ऑफ अराइवल, नेम ऑफ गेस्ट, रूम का टाइप, है ना, रेट, डेट ऑफ डिपार्चर, जो भी है, बिलिंग इंस्ट्रक्शन, कंफर्मेशन डेट, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। ठीक है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम अगर होता है आपका तो एग्जाम में ये चीज़ें आती हैं। ठीक है। इंटरव्यू में जाहिर सी बात है ऐसी कोई चीज़ पूछी नहीं आती, लेकिन आपके एग्जाम में ये चीज़ आ सकती है। ठीक है। कि विटनेस स्लिप का फॉर्मेट बताइए क्या होता है, बना के दिखाइए। ठीक है। तो इसीलिए हमेशा इसको याद रखना है एग्जाम के लिए। ठीक हो गया। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो आपका होता है वो है आपके बहुत सारे रूम अवेलेबिलिटी रिकॉर्ड्स। ठीक है। बहुत सारे जो अलग अलग तरीके के हम लोग रूम अवेलेबिलिटी रिकॉर्ड्स बनाते हैं उनके बारे में। ठीक है। तो बहुत सारे हैं, जैसे कि सबसे पहली जो मतलब इसमें आपको ये पता चलता है कि हाँ हमारे रूम का जो स्टेटस है वो कैसे चल रहा है, कितनी बुकिंग हुई है, कितने अवेलेबल है, कितने बुक किए जा सकते हैं, एक्सेट्रा। तो इसमें जो सबसे पहली चीज जो आती है वो है बेडरूम जर्नल बोला जाता है इसको। ठीक है। क्या बोलते हैं, बेडरूम जर्नल। इसका भी एक फॉर्मेट है, इसको भी याद रखना है आपको, अगेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो बेडरूम जर्नल का जो फॉर्मेट होता है वो, तो क्या है कि बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। एकदम जैसा आपका डायरी सिस्टम होता है वैसे ही कुछ यहाँ पे भी चलता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका, बेसिकली वो मंथली बेसिस पे और उस तरीके से आपका बनाया जाता है। ठीक है। जैसे आपके मंथ के अगर आपके ये हैं
30 दिन है तो 30 दिनों का एक आपका बेडरूम जर्नल बनाया, मतलब 31 दिन है तो 31 दिनों के वो 31 पेजेस है उसमें, है ना, बेडरूम जर्नल है। या 30 दिन, जो भी महीना है, जितने भी दिन है उतने वो पेजेस होंगे उसमें, जिसमें कि आपके जो भी गेस्ट का नाम है, गेस्ट का रूम नंबर है ना, वो सारी की सारी डिटेल उसमें भरी जाती है। ठीक है, तो ये इसको आपका बेडरूम जर्नल बोला जाता है। ठीक है, और हर एक पेज में आप लोग क्या कर सकते हो, जो भी ऑक्यूपेंसी डिटेल है गेस्ट की वो डाल सकते हो। ठीक है, तो ये वैसे ही बनता है जैसे आपका डायरी सिस्टम होता है ना, उसमें लेकिन 365 दिन होते हैं, इसमें थोड़ा कम भी हो सकता है। इसमें जैसे 31 दिनों का है ना, या 6 महीनों का है, 3 महीनों का है, साल भर का है, उस तरीके से बनता है। एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट होता है, छोटी सी एक बुकलेट टाइप की होती है, छोटी सी, है ना। तो ये आपका बनाया जाता है एक तो। ठीक है, उसके अलावा दूसरा जो है वो है आपका डेंसिटी चार्ट, जिसको बोला जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेंसिटी चार्ट। अब देखो, जो आपका डेंसिटी चार्ट है ना, डेंसिटी चार्ट में क्या होता है, डेंसिटी चार्ट बेसिकली ये बताता है, एक तरीके का रिजर्वेशन रिकॉर्ड है। वो ये बताता है कि हमारे किस टाइप के रूम ज़्यादा बिके हैं। ठीक है, मतलब किस टाइप के रूम ज़्यादा बिके हैं, मतलब जैसे टाइप्स ऑफ रूम तो बहुत सारे होते हैं। सिंगल रूम होता है, डबल रूम होता है, स्वीट होता है, कबाना होता है, लेनाई होता है, डुप्लेक्स होता है ना, बहुत सारे टाइप्स के रूम होते हैं। तो डेंसिटी, जो स्टैंडर्ड डेंसिटी चार्ट होता है, वो हमें ये बताता है कि हमारे होटल में किस टाइप के रूम ज़्यादा बिकते हैं, मतलब सिंगल रूम ज़्यादा बिकते हैं या डबल रूम ज़्यादा बिकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, आपके होटल में एक एक छोटे से ही एग्जांपल लेता हूँ ताकि ज़्यादा क्लियर हो। 10 रूम है टोटल। ठीक है, 10 रूम में से आपके 3 रूम आपके हैं क्या, 3 रूम आपके हैं सिंगल, 3 रूम है आपके डबल, और 4 रूम है आपके स्वीट। ठीक है, एग्जाम्पल। अब क्या है कि इसमें से आप लोग ये देखते हो कि आपका सिंगल रूम बिका है एक, डबल रूम बिका है एक, और स्वीट रूम बिके हैं आपके 3। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी किस रूम की डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है आपकी कौन सी, जो आपका स्वीट रूम है उसकी। मतलब जो आपका स्वीट रूम, स्वीट रूम जो है वो ज़्यादा बिकते हैं। डबल रूम सिंगल रूम आप देख रहे हो एक एक ही बिका है, लेकिन जब आपने स्वीट रूम देखे तो स्वीट रूम क्या है, बहुत ज़्यादा बिके हुए हैं। तो इसका मतलब स्वीट रूम की डिमांड बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादा बिकते हैं। तो ये आपका डेंसिटी चार्ट जो होता है बेसिकली यही इंडिकेट करने के लिए होता है किस टाइप के रूम हमारे ज़्यादा बिकते हैं, सिंगल ज़्यादा बिकते हैं, डबल ज़्यादा बिकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई क्लियर एक तो चीज़, ये समझ में आ गया होगा सभी को। इसके अलावा एक और आपका बनता है चार्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बनाया जाता है रिजर्वेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसको बोला जाता है कन्वेंशनल चार्ट भी बोला जाता है, और इसके अलावा इसको एडवांस लेटिंग चार्ट भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखना इसको, ये दोनों के दोनों टर्म इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि हमेशा जो मैं आपको दो दो टर्म्स बताता हूँ उन दोनों टर्म्स को याद रखिए, बहुत बार आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है वो। ठीक है, आपसे बोला जाएगा कि कन्वेंशनल चार्ट और एडवांस लेटिंग चार्ट में क्या डिफरेंस है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, जब मैं आपको बताता हूँ तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना नहीं है, उसको नोट डाउन भी करना है उसी जगह पे कि ये दो टर्म्स है जो कि एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, जिसको कि आपका एडवांस चार्ट या फिर सॉरी एडवांस लेटिंग चार्ट या फिर कन्वेंशनल चार्ट, दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें आपके जितने आपका महीने के दिन है ना, जैसे अगर 30 दिन है, 31 दिन है, उतने आपके कॉलम बने हुए होते हैं इसमें। ठीक है, और आप क्या करते हो, जो भी आपका रूम जो होता है वो बिका होता है, वो आप वहाँ पे सीधे लिख देते हो कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक यहाँ पे बिका हुआ है। ठीक है, मतलब महीने का ही आपका रिपोर्ट बनता है, जिसमें कि तो टोटल आपके कितने चार्ट बनेंगे, कन्वेंशनल चार्ट टोटल आपके 12 चार्ट बनेंगे एक साल भर के। ठीक है, क्योंकि महीने का होता है ना, इसमें 31 दिनों का रिकॉर्ड होता है। तो इसके पूरे जो आपके चार्ट बनते हैं कन्वेंशनल चार्ट साल भर में, वो बनते हैं 12। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी नहीं है। आपके जो भी रूम नंबर होते हैं 101, 102, 103 जो भी है वो लिखे रहते हैं, और उसमें जो भी गेस्ट और जो आपके कॉलम है उसमें डेट लिखी होंगी 1 से लेके 31 तक, क्योंकि 31 दिन है तो 1 से लेके 31 तक की डेट के कॉलम आपके बने हुए हैं। और आपका साइड में जो आपकी रोज है, रोज में क्या लिखा हुआ है, रूम के नंबर लिखे हुए हैं 102, 101, 103, 104, 105, इस तरीके से। आप क्या है, आपका कोई भी अगर रिजर्वेशन हुआ होगा तो किसी एक पर्टिकुलर डेट से किसी एक पर्टिकुलर डेट तक होगा, जैसे कि मानो 6 तारीख से लेके 11 तारीख तक। तो कोई गेस्ट होगा जिसने 6 तारीख से 11 तारीख तक लिया होगा कोई एक रूम, तो आप क्या करोगे, 6 से लेके 11 तारीख तक एक एक लाइन उसमें बनाओगे, एरो बनाओगे, जिसमें कि आपने लिखा होगा, जिसमें कि उस एरो के ऊपर उस गेस्ट का नाम लिखोगे कि कौन से गेस्ट ने कहाँ तक बुकिंग कराई है।
तो इसको बेसिकली कन्वेंशनल या फिर एडवांस लेटिंग चार्ट बोला जाता है, जिससे हमको ये पता चल जाता है कि कौन कौन सा गेस्ट है, उसने कहाँ से कहाँ तक रिजर्वेशन कराई है इस महीने के लिए, जो अभी करंट महीना चल रहा है उसमें। ठीक है, तो आपको पता चल जाता है कौन सा रूम हमारा खाली है, कौन सा रूम हमारा ऑक्यूपाइड है। ठीक है, ये आपका हो गया कन्वेंशनल चार्ट। तो ये आपके कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो कि मेंटेन किए जाते हैं रिजर्वेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, तो इनको याद रखना है। ये सारे के सारे जितने भी मैंने आपको बताए हैं, ये पूरा सिस्टम आपका मैनुअल सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन कहलाता है, जिसमें कि देखो हमने बहुत सारे रिकॉर्ड देखे। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा डायरी सिस्टम, है ना, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा विटनी सिस्टम, फिर उसके बाद कुछ हम लोगों ने रिपोर्ट्स देखी जो कि बनाई जाती है यहाँ पे, जैसे कि आपका बेडरूम जर्नल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपका स्टैंडर्ड डेंसिटी चार्ट हो गया, फिर उसके बाद आखिरी जो था हमारा कन्वेंशनल चार्ट या फिर जिसको एडवांस्ड लेटिंग चार्ट भी बोला जाता है, वो था। तो आपकी ये टोटल जो है ये पूरा सिस्टम, इसको मैनुअल सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन कहा जाता है। क्लियर होगी बात? अब इसके बाद हम लोग आएंगे ऑटोमेटेड सिस्टम पे। ठीक है, कि ऑटोमेटेड सिस्टम क्या है। ऑटोमेटेड सिस्टम वही जहाँ पे कंप्यूटर से हो रही है कि सारी की सारी चीज़ें। तो ये तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने वाली चीज़ है ही नहीं। कि ऑटोमेटेड सिस्टम जो है ये कंप्यूटराइज रिजर्वेशन सिस्टम है। ठीक है, जो कि हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, उसको स्टोर करने के लिए, और अगर हमको भविष्य में कभी ज़रूरत पड़े तो उसको रिट्रीव करने के लिए, उसको पता करने के लिए कि हम लोगों ने पास्ट में हम लोगों ने क्या ट्रांजैक्शन करी है, क्या हमारे रिकॉर्ड्स रहे हैं, कैसा हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था ना फोरकास्टिंग करते हैं, फोरकास्टिंग की बात मैंने आपको बताई थी, तो आप लोगों ने खुद बोला था कि सर फोरकास्टिंग करने के लिए हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड देखे जाते हैं। तो प्रीवियस रिकॉर्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैनुअल सिस्टम खोलते हैं? नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास मैनुअल सिस्टम चेक करने का। हम क्या करते हैं, सीधे अपने कंप्यूटर में पीएमएस से वहां से रिकॉर्ड निकालते हैं, अपने पास्ट के रिकॉर्ड निकालते हैं और उसके बेसिस पे फोरकास्टिंग करते हैं। ठीक है ना, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन जो कि ऑटोमेटेड सिस्टम में होती है, वो सेम होती है वही जो कि मैनुअल सिस्टम में होती है। ठीक है, बस ये समझ लो मैनुअल सिस्टम आपने एक कंप्यूटराइज फॉर्म में आपने बना दिया है। ठीक है, तो ये आपका होता है। तो एक चीज तो ये हो गई, जितने भी मतलब हमारे जो वेरियस जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं, जैसे एडवांस हो गया, स्टैंडर्ड डेंसिटी चार्ट हो गया, सब आपके कंप्यूटराइज फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और एक चीज़ अच्छी है यहाँ पे कि हम लोग जब कंप्यूटराइज सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, तो जो भी रिजर्वेशन सेक्शन में जो काम कर रहे हैं उनको थोड़ी सी आसानी होती है काम करने में। मतलब अगर किसी गेस्ट ने बोला भाई रूम अवेलेबल है कि नहीं है, तो देखो अगर आपके पास कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं होगा तो आपको अपने चार्ट्स की तरफ जाना पड़ेगा, आपको विटनी रैक की तरफ जाना पड़ेगा, वहां पे देखना पड़ेगा तब जाके। लेकिन जनरली इतना है नहीं आपके पास, तो वहां पे क्या है, कंप्यूटर है आपके पास तो आसानी हो जाती है ना। आप सीधे एक ही क्लिक किया कंप्यूटर, सीधे आपको पता चल जाता है कि भाई अवेलेबल है कि नहीं है। सोचो अगर कंप्यूटर नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ता पता है, आप गेस्ट आपको कॉल करता, बोलता भाई मेरे को 200 मेरे को ये वाला रूम चाहिए, ऐसा रूम चाहिए। आप हर बार क्या करते हैं, अपनी विटनी रैक या फिर अपना कोई भी दूसरा जो आपका सिस्टम है जहाँ पे आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया है, डायरी जो भी है, उसको आप चेक करते और उसमें देखते फिर बताते, तो इसमें काफी टाइम लग जाता है आपका। लेकिन कंप्यूटर होने की वजह से आसानी हो जाती है, जल्दी से आप इंस्टेंटली जो भी क्वेरीज हैं उनको आंसर कर सकते हो गेस्ट की। ठीक है, तो ये यहाँ पे फायदा हो जाता है। क्लियर है? तो इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा किसी को? ये समझ में आ गया ना सभी लोगों को कि आपका ऑटोमेटेड सिस्टम क्या है और जो यस आपका सर। हाँ। तो देखो यही चीज़ है, बस हो गया। ठीक है, और कोई भी है जैसे फोरकास्टिंग करनी है वो भी आप कर सकते हो। और इसके अलावा जैसे आपका जीडीएस हो गया, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये भी आपके ऑटोमेटेड सिस्टम है ना। सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम है, ये भी ऑटोमेटेड सिस्टम है। जैसे अगर आपको किसी का रिजर्वेशन करना हो, कोई भी चीज़ है, सारी की सारी ये ऑटोमेटेड सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो ये चलो ये चीज़ हो गई आपकी क्या, और ये आपके किस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन बेसिकली है क्या। ठीक है, अब इसमें अगर कोई और चीज़ है तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहली अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें कि जब आप रिजर्वेशन लेते हो, देखो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। जो जो अब मैं चीज़ बताने के लिए जा रहा हूँ, जैसे कि आपसे मे भी आपसे ये पूछा जा सकता है, अगर आप रिजर्वेशन सेक्शन में हैं, सो हाउ विल यू टेक अ रिजर्वेशन, क्या आप करो या क्या आपको करना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है भाई ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो हमेशा। तो देखो सबसे पहली चीज जो होती है, आप कभी भी जब भी आप रिजर्वेशन लेंगे तो हमेशा जो भी उस गेस्ट की जो एग्जैक्ट डेट एंड टाइम ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर, वो हमेशा गेस्ट से पूछेंगे। मतलब कि सर आप कौन सी डेट में आएंगे और किस टाइम तक आएंगे। ये नहीं कि डेट में आएंगे, उसने बोल दिया भाई मैं तो 11 को आऊंगा, तो आपने लिख दिया 11, अरे भाई उसको आपने बताया नहीं कि भाई जो आपका चेक इन टाइम होता है वो 12 होता है ना।
क्या पता वो उसको पता ना हो, वो पहुंच जाए 10 बजे सुबह के, वो बोले भाई तुमने तो मेरा 11 तारीख को बोला था कि भाई रिजर्वेशन होगा, आज 11 है, तो मेरा रिजर्व तुमने मेरे को ऐसा बताया नहीं पहले, ऐसा है ये है। तो ये जो चीज़ है कि इन्फॉर्म करनी जरूरी है भाई आपको, ठीक है, कि आप उसको ये बताएं कि सर 12 PM से आपका डे स्टार्ट होगा, और आप अपना टाइम भी बता दीजिए आप किस टाइम तक आएंगे, मतलब 12 बजे के बाद किस टाइम तक आएंगे, किस डेट में आएंगे, और आपका डिपार्चर का टाइम, आपका डिपार्चर की डेट क्या होगी, और डिपार्चर भी आपको 12 बजे से पहले करना होगा, मतलब दिन के 12 बजे से पहले आपको डिपार्चर करना होगा, और डेट भी। तो ये चीज़ तो आपको पहले मेंशन करनी होगी, ठीक है। उसके बाद जब भी वो, अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर ऐसा मतलब डेट ना बता पाए, जैसे कि बहुत सारे गेस्ट ऐसे भी होते हैं कि रिजर्वेशन तो मेरे को करना है, लेकिन थोड़ा सा मेरे को ये है कि आप 13 को या फिर 14 को करना है रिजर्वेशन, मतलब थोड़ा सा आपको इनडेफिनेट अगर वो डेट बता रहा है, मतलब आपको प्रॉपरली बता नहीं रहा है एग्जैक्ट डेट, तो ये कभी भी ऐसा रिजर्वेशन लेने से बचना है, कभी भी, ठीक है। ऐसा अगर कभी आपने रिजर्वेशन ले लिया तो समझ लेना कि वो आप ही के सर पे पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी जहाँ पे गेस्ट पूरा श्योर शॉट न हो कि भाई हाँ मुझे इस डेट में आना है, अगर वो आपसे थोड़ा सा बोले यार 13 को करूँ 14 को करूँ समझ नहीं आ रहा, 13 को या 14 को करना है मुझे, आप बताइए कौन सा दिन सही रहेगा, ऐसा भी हो सकता है, कोई गेस्ट आपसे ऐसा भी बोल सकता है। तो हमेशा ये चीज़ याद रहे कि भाई कभी भी जो गेस्ट है उससे डेफिनेट टाइम आपको लेना है कि सर आप एग्जैक्ट टाइम बताइए कि किस दिन करना है, ठीक है। अवॉइड करना है कोई भी इनडेफिनेट रिजर्वेशन, ठीक है। ये चीज़ हो गई। उसके अलावा जो भी गेस्ट है उसका आप जब नाम लिखते हैं, ठीक है, तो नाम बहुत ही प्रॉपरली लिखना है, नाम पूरा का पूरा प्रॉपर, क्योंकि देखो नाम से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, क्यों, क्योंकि एक ही नाम के बहुत सारे गेस्ट आ जाते हैं कई बार, है ना। तो आपको उसका पूरा नाम प्रॉपरली लिखना है, ठीक है। और सरनेम जो होते हैं उनको हमेशा ब्लॉक लेटर में लिखा जाता है, जो भी उसका सरनेम होगा उसको हमेशा किस में लिखा जाएगा, ब्लॉक लेटर में लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा याद रहे कि अगर आपके दो गेस्ट ऐसे हैं जिनके की नाम सेम है ना, जैसे मानो सतीश सतीश नाम से दो आ गए, तो हमेशा जो भी है उनमें कुछ डिस्टिंक्शन हो सके, ऐसी चीज, मानो कि सतीश वर्मा आ गया, है ना, और दोनों का नाम सतीश वर्मा ही है, तो आप कुछ डिस्टिंक्शन करने के लिए कुछ ऐसा कर सकते हो, मतलब पॉइंट 1 2 3 या ABCD जो भी है इस तरीके का कुछ कर सकते हो, ताकि मतलब ये पता रहे कि हाँ दोनों ये दो अलग अलग गेस्ट हैं, ठीक है, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसीलिए, ठीक है। तो वो जो भी स्पेलिंग है, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो होती है वो ये होती है कि भाई जो भी आपका टाइम है, टाइम का मैंने आपको बताया कि हमेशा उसको ये बता दीजिएगा कि आपका जो टोटल टाइम है वो कितने बजे से कितने बजे तक है, मतलब एक दिन 11 तारीख की 12 बजे से अगली 12 तारीख की दिन के 12 बजे तक आपका ये रिजर्वेशन एक दिन का होता है, ठीक है। और जो भी प्लान वो ले रहा है, प्लान आपको पता ही है, जैसे यूरोपियन प्लान ले सकता है, या कॉन्टिनेंटल प्लान ले सकता है, या अमेरिकन ले सकता है, मॉडिफाइड अमेरिकन ले सकता है, जो भी प्लान ले रहा है उसको क्लैरिफाई करो पूरी तरीके से कि क्या क्या इसमें आपको फैसिलिटीज दी जाती हैं इस प्लान में, ठीक है। मतलब कम्युनिकेट प्रॉपर होना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा कोई कोई कहीं पे कोई लैप्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और उसके अलावा देखिए, अगर अगर वो गेस्ट आपसे ऐसा बोलता है कि भाई मैं तो इस समय पे आ नहीं सकता, मैं तो क्या बोलते हैं एकदम मिडनाइट पे आऊँगा, मिडनाइट मतलब रात के 12 1 बजे, है ना, ऐसे अगर कोई रिजर्वेशन अगर कर रहा है तो हमेशा याद रहे कि उसका जो रिजर्वेशन है वो नेक्स्ट डे पे ही रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ये याद रहे, जैसे कि अगर बहुत सारे गेस्ट ऐसे होते हैं जो कि अगर मानो 12 बजे पहुंच गया या 12:30 बजे पहुंच गया, तो आप जो उसका जो रिजर्वेशन करेंगे ना उस डेट में नहीं करेंगे, आप उसकी अगली डेट से करेंगे, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है आपको कि आप उस डेट में नहीं कर सकते उसको। जैसे कि मानो कि अराइवल अराइवल जो हो रहा है वो हो रहा है आपका सैटरडे की नाइट को, सैटरडे की नाइट को लगभग लगभग सुबह 12:30 बजे, मतलब कहने का मतलब रात के 12:30 बजे, वो AM ही हो जाता है, 12:30 पे हो रहा है, ठीक है। और आपका September 15 है तारीख, तो उसका जो चेक इन टाइम जो होगा ना वो संडे होगा, संडे September 16 से, ठीक है। आप मतलब 15 तारीख का नहीं कर सकते, ठीक है, आपको क्या करना है संडे का September 16 से करना है, ठीक है। तो ये याद रहे आपको, या अगर कोई ऐसा केस हो जाता है कि मिड नाइट में पहुंच रहा है तब, ठीक है। तो ये जो भी है ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको कम्युनिकेट करनी पड़ती है गेस्ट के साथ प्रॉपरली, ठीक है। उसके अलावा हमेशा जो भी आपका रूम का टाइप जो है
वो ज़रूर उसको बताएं कि हमारा जो भी उसने रूम ले रखा है, सिंगल या फिर डबल, जो भी है जिस भी तरीके का है, वो उसको पूरी तरीके से इन्फॉर्म करें कि सिंगल ऐसा है, डबल ऐसा है, स्वीट ऐसा है, ट्विन ऐसा है, ठीक है। उसके अलावा जो भी है पर्टिकुलर जो आपका नंबर ऑफ उसके गेस्ट आ रहे हैं उसके हिसाब से ही वहाँ पे आपको डील करना पड़ेगा, ठीक है। 5 लोग आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि एक रूम में आपके कितने लोग रह सकते हैं उसकी भी एक एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, तो वो चीज़ें भी हमको फॉलो करनी होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा आपको याद रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे, जो कि रिजर्वेशन लेने के दौरान आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? कोई क्वेश्चन है कि नहीं है? सर जैसे हम गेस्ट से बोलते हैं कि अराइवल टाइम ये है, अगर वो नहीं माने कि मैं तो उतने टाइम में आऊँगा, तब हम क्या करेंगे? भाई अगर वो ऐसा करेगा तो फिर आप उससे पूरा किराया लोगे, मतलब वो जो क्या बोलते हैं पूरे पिछले दिन का जो किराया था ना वो पूरा लोगे फिर आप उससे, क्योंकि भाई देखो सीधी सी बात है, अगर अगर आप लेना चाहते हो, क्योंकि पहली बात तो ये है कि वैसे देना नहीं चाहिए, ठीक है उसको, क्योंकि क्योंकि भाई उस समय पे क्या है, वो एक प्रॉपर आपका टाइमिंग नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर वो देखो इसमें सीधा सा रूल ये होता है कि सुबह के 6 बजे से पहले अगर कोई भी आ रहा है, ठीक है, सुबह के 6 बजे से अगर कोई पहले भी आ रहा है तो उसको फिर पूरे दिन का देना पड़ेगा, पिछले दिन का, मतलब प्रीवियस नाइट का उसको पे करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अगर वो 3 बजे आ रहा है, सुबह के 2 बजे आ रहा है, तो फिर प्रीवियस डे का भी उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। ओके। समझ में आ गई ये यस। चीज़? यस हाँ, सर। तो ये इसमें याद रखना कि सुबह 6 बजे से पहले अगर कोई भी गेस्ट आ रहा है, वो बोला नहीं भाई मुझे तो चाहिए 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 किसी भी हालत में, तो आप उसको बोलोगे सर फिर आपको पिछले दिन का भी पूरा देना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि देखो एक एक आपका सीधी सी बात ये होती है, जब आप रिजर्वेशन लेते हैं जब आप रिजर्वेशन लेते हैं, ये जो चीज़ है ये उसी समय पे इन्फॉर्म करी हुई होनी चाहिए उसको, गेस्ट को, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये पहले बताया कि जब भी हम रिजर्वेशन लेते हैं उसको प्रॉपर बताते हैं कि सर आपका किस डेट में अराइवल है, आपका जो दिन है वो शुरू होगा 12 बजे दिन से, और अगले दिन 12 बजे आपका जो पूरा एक दिन है वो खत्म हो जाएगा, ये आपको इन्फॉर्म करना चाहिए उसको, ठीक है। वो उसके बाद अगर आपसे बोलता है फोन पे कि भाई ऐसा है वैसा है, तो आप उसको बता सकते हो सर अगर ऐसा आप लेते हो तो ऐसी ऐसी कंडीशन आपको पड़ेगी वहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि गेस्ट पहुंच गया फिर आप उसको बता रहे हो ऐसा है ये है वो है, ठीक है। तो ये ठीक जो है, चीज़ ठीक है है। ये पहले से आपकी मतलब उसके साथ कम्युनिकेटेड होनी चाहिए ये चीज़, ठीक है, गेस्ट को ऑलरेडी, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप बोल सकते हो सर मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था इस बारे में, ठीक है। जैसे सर अगर जैसे उसने नहीं बोला हो फिर भी वो आ गया हो, तब भी हम उससे यही बोलेंगे ना सर? जैसे वो अचानक आओ कहे मैं क्या इतने टाइम में चीज़? ही आऊँगा, जैसे वो कह दे मैं अराइवल टाइम में ही आऊँगा लेकिन वो नहीं आए, वो पहले ही आ जाए उसके पहले, तब भी हम यही कहेंगे? नहीं देखो ना, अगर उसने अराइवल टाइम जैसे उसने बोला भाई मैं 3 बजे आऊँगा, है ना, हम्म। और अगर आप क्या बोल रहे हो अगर वो उससे पहले पहुँच गया, हाँ मैंने तो बताया था उसको कि आपका अराइवल टाइमिंग ये है और ये है इस करके, बट वो पहले ही आ जाए उसको बताने के बाद भी फिर। नहीं आपने उसको बता दिया ना अपनी तरफ से, हो गई बात हम्म। खत्म, फिर हो गया, फिर उसके बाद वो कुछ हल्ला कर ही नहीं सकता ना वहाँ पे, क्योंकि भाई आपने तो बता दिया उसको। और अगर उसको लेना ही है तो फिर उसके बाद, क्योंकि आपने बताया होगा उसको ऑलरेडी, मैं यही बिलीव करके चल रहा हूँ, आपने उसको बताया है ऑलरेडी कि ये टाइम होता है, और अगर आप इससे पहले आते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको रूम मिले तो आपको पे करना पड़ता है, तो बस पे करेगा और दे देंगे आप उसको रूम, कोई प्रॉब्लम ओके थोड़ी सर। ना है। ठीक है। हाँ, ये चीज़ हो गई, ठीक है। चलिए। चलिए मैं देखता हूँ इसमें अगर कोई और चीज़ है बताने वाली, अगर कोई इम्पोर्टेंट तो ठीक है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो रिजर्वेशन प्रोसेस जो है सिंपल सी प्रोसेस है, जिसमें कि क्या है, सबसे पहले आपको जब आप कॉल पिकअप करते हैं तो रिसीविंग रिजर्वेशन इंक्वायरीज, जो भी रिजर्वेशन की इंक्वायरी होती है उनको रिसीव करना, ठीक है। आपसे कोई भी गेस्ट पूछ सकता है वेरियस प्लान्स जो हैं, रूम के रेट्स क्या हैं, है ना, कोई स्पेशल ऑफर चल रहा है एक्सेट्रा, कोई भी चीज़ है वो इंक्वायरीज को देखना, ठीक है, हैंडल करना उन सारी चीज़ों को। उसके बाद जो भी आपके रूम अवेलेबिलिटी है वो बताना, अगर आपके पास रूम अवेलेबल है, ठीक है, उसने किया तो उसको मेल करना या फिर उसको मैसेज करना,
उन सारे डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू उनको बताना कि यस वी डू हैव एन अवेलेबल रूम एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, तो इफ यू वांट टू प्रोसीड फर्दर योर रिजर्वेशन रिक्वेस्ट यू कैन कॉन्टेक्ट टू अस। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये करना जब आपके पास अवेलेबिलिटी होती है। और कोई भी जो रिजर्वेशन है अगर आपको लगता है हाँ एक्सेप्ट करने लायक है तो एक्सेप्ट करना, और अगर डिनाई करना है तो डिनाई करना उसको। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ऐसा रिजर्वेशन जो कि टेंटेटिव होता है डिनाई कर दिया जाता है ना। जैसे कि कोई ऐसा रिजर्वेशन है जहाँ पे कोई आपको स्पेसिफिक डेट बता नहीं रहा है गेस्ट, है ना, एक डेफिनेट डेट नहीं बता रहा है, तो वो भी आपका डिनाई किया जा सकता है। या फिर एक्सेप्ट करना, जो भी रिजर्वेशन है उसको प्रॉपरली एक्सेप्ट करना, तो प्रॉपर पेमेंट का ध्यान रखना, फिर उसके बाद पार्शियल हो जाए या जो भी है गारंटीड करवा देना उस रिजर्वेशन को, वो सारी चीज़ें करना। ठीक है, तो ये सब रिजर्वेशन सेक्शन का काम है सारा का सारा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आएगा इसमें ओकेजनल रिजर्वेशन चेंज और कैंसलेशन। चलिए ठीक है, यही आपका रिजर्वेशन में है, ऐसा सच और कोई इसमें है नहीं ऐसा। आपका बस जो वेरियस फंक्शंस यहाँ पे हैं वो हमने यहाँ पे देख लिए हैं कि क्या क्या ये लोग करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें, जैसे कि हम लोग ये बात करें कि भाई अमेंडमेंट करना या फिर कोई भी अगर कोई भी चेंजेस करने हैं रिजर्वेशन में, कैंसिलेशन करना या फिर अमेंडमेंट करना, वो सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, वो भी एक फंक्शन का पार्ट है इसका। उसके अलावा आपके मॉडिफाई करना किसी रिजर्वेशन टाइप को, अगर मानिए किसी ने सिंगल रूम करवा रखा है तो अगर बाद में वो बोलता है कि भाई सिंगल रूम नहीं करना है डबल रूम करना है, या फिर ऐसा हो सकता है भाई कोई जो गेस्ट है उसने अपना रिजर्वेशन करा रखा है और उसका नॉन गारंटीड है, तो फिर फाइनली वो पेमेंट करके उसको गारंटीड कर देता है, तो वहाँ पे मॉडिफिकेशन होना। पहले हो सकता है वो रिजर्वेशन है आपके पास, वो एज अ नॉन गारंटीड रिजर्वेशन आपने सेव कर रखा है, लेकिन फाइनली गेस्ट ने उसके लिए कुछ दिया है तो इसका मतलब वो गारंटीड हो चुका है। तो उस स्टेटस को मॉडिफाई करना कि यस द नाउ हैज द रूम हैज नाउ बिकम गारंटीड, मतलब जो भी रिजर्वेशन है इट हैज बीन मेड गारंटीड आफ्टर सम पार्शियल पेमेंट। ठीक है, तो वो जो चीज़ है वो आप वहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन उसमें कर सकते हो, रूम जो भी आपका रिजर्वेशन जिस भी तरीके का हो रखा है उसमें। ठीक है, और जो भी आपके रिजर्वेशन में अगर कुछ भी छोटे मोटे चेंजेस होते हैं उनको देखना। इसके अलावा आपका हो सकता है रिजर्वेशन रिपोर्ट्स जो होती हैं उनको मेंटेन करना, जितने भी अभी हम लोगों ने डिस्कस करी, जो भी आपकी फोरकास्ट की जो भी आपकी रिजर्वेशन की फोरकास्ट की रिपोर्ट जो है, या फिर टर्न अवे गेस्ट भी हम लोगों ने पढ़ा था ना, जो गेस्ट जो हैं जिनको हम लोग नहीं एकोमोडेट कर पाते हैं, ऐसे कितने गेस्ट थे, तो ऐसी कुछ रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं उनको देखना। उसके अलावा जो भी आपके एक्सपेक्टेड अराइवल हैं या आपके ओवर स्टे हैं, स्टे ओवर हैं, और जो डिपार्चर्स हो सकते हैं, वो डिपार्चर हो रखे हैं, उन सब की रिपोर्ट्स बनाना है ना। एक्सपेक्टेड अराइवल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, उससे पता चल जाता है हमको कितना काम किस तरीके से करना है ना। स्टे ओवर या फिर ओवर स्टे हो गया है उनकी रिपोर्ट्स हो गई, और डिपार्चर्स जो हुए हैं वो हो गई। और इसके अलावा आपके जैसे जो भी आपके रिजर्वेशन की जो हिस्ट्री होती है उसको उस रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना। ठीक है तो ये सारी चीज़ें आपकी जनरली हो सकती हैं जो कि वेरियस फंक्शन परफॉर्म किए जा सकते हैं रिजर्वेशन सेक्शन के द्वारा। ठीक है, अब देखिए कुछ इसमें कुछ कुछ चीज़ें थी जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करी थी, जैसे नो शो होता है। नो शो याद होगा ना आप लोगों को, क्या होता है नो शो, जरा कोई बताएगा मेरे को नो शो। ये भी जब हम रिजर्वेशन करते हैं उस समय पे ये चीज़ कई बार देखने को मिलती है ना, नो शो। तो क्या क्या होता है नो शो? सर जैसे किसी गेस्ट ने क्या कहते हैं रजिस्टर सॉरी क्या रिजर्वेशन कराई है बट वो आते नहीं है टाइम पे, आते नहीं है टाइम पे? अच्छा उस ठीक है, सिचुएशन को पूरा क्या उसको होता है? टाइम पे नहीं आते हैं तो एक अलग चीज़ हो गई ना। जैसे कि मतलब मान लो कि भाई मैंने रिजर्वेशन कराया है, मैंने बोला है कि भाई 13 तारीख को मेरा रिजर्वेशन करना है, मैं आऊँगा 2 बजे। ठीक है, सर तो भाई मतलब मैं 3 बजे आ गया। आते ही नहीं है, मतलब आते ही नहीं है, इन्फॉर्म भी नहीं करते और आते भी नहीं है, नो शो से बोलते हैं। तो क्या होता है फिर इसमें, जैसे पूरा प्रोसेस बताओ जरा, क्या 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 चीज़ क्या होती है इसमें अच्छे ढंग से पूरा, कि मतलब अच्छा। पूरा प्रोसीजर क्या है इसका नो शो का। कुछ और भी चीज़ें होती है ना नो शो में। यस सर। हाँ, नो शो होता कब है प्रॉपर उसकी जो, देखो ऐसा होता है ना
जब आप बताते हो तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ है उसको थोड़ा अच्छे ढंग से बताओ, ये क्या है मतलब नो शो। सर जैसे किसी गेस्ट ने बुकिंग करवाई है कि मैं इस तारीख को इतने बजे आ जाऊंगा, तो होटल ने हम्म बुकिंग ले ली है, ठीक है, उसने कोई हम्म पेमेंट नहीं हम्म कराई है, उस टाइम उसने कोई पेमेंट नहीं हम्म, करा रखी, और हाँ। क्या कहते हैं, वो कहता है मैं आके करा दूंगा पेमेंट, ठीक हम्म है, उसके बाद उसका फोन ही नहीं लगता है या उसको कोई कंफर्मेशन नहीं होती है होटल को, तो हम्म फ्रंट ऑफिस जो होते हैं उनको वो ऑथराइज होते हैं, अगर कि कोई गेस्ट अगर टाइम पर नहीं आ पा रहे हैं और कोई भी मतलब कंफर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो हम उनका रिजर्वेशन कैंसिल कर सकते हैं तो वो फ्रंट कौन से ऑफिस। टाइम वो ये निर्धारित कैसे होगा कि वो सर कौन सा शाम के टाइम है छः जिसको उनको आ जाना चाहिए? सर शाम के 6 बजे से पहले पहले उनको आ जाना चाहिए। नहीं, शाम के उसको 6 बजे, बोला क्या जाता है शाम के 6 बजे? ऐसा नहीं है, मेरे को ये बताओ उसको बोला क्या जाता है उस टाइम को? उस टाइम को वो एक टाइम जो होता है ना उसको क्या बोला जाता है? कैंसिलेशन हार। कैंसिलेशन आर बोला जाता है ना? कैंसिलेशन। यस। तो यही मैं कह रहा हूँ, ये टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, है ना? तो क्या है, यस देखो सर। देखो तुम्हें पता है पूरा इसके बारे में कॉन्सेप्ट कि क्या है क्या नहीं है ना? ये पता है यस। आपको, जाहिर सी बात आपको पता है, तभी आप बता पा रहे हो। बट क्या हम्म। होता है ना कि when it comes to the exam then you are able to explain it very well, right? क्योंकि वहां पे आप, यस। because at that time you have a lot of time so you can answer it accordingly, means you know as much as you know about that topic you can write it there very clearly, वो तो चीज है। but when it comes to the interview it emerges as a very excruciating experience for you. Why? Because they instantly ask you that question and you are not able to use those terms, that should be used. So, which makes your answer explicit. तो वो जो चीज़ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ऐसे टर्म करें कि वो आंसर जो होता है आपका इट इज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। तो वो जो चीज़ है इसको हमेशा ध्यान में रखना कि कैंसिलेशन आर, वो टाइम जो है उसको कैंसिलेशन आर बोला जाता है। ठीक है, आपको ये बोलने की जरूरत ही नहीं है 6 बजे, ये आपको टाइम बताने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधे बोलोगे जो कैंसिलेशन आर होता है उस टाइम तक वो गेस्ट नहीं पहुंचता वहां पे, ठीक है, नीदर ही हैज डन एनी पेमेंट और नॉर ही रीचेज देयर बाय द कैंसिलेशन आर। तो एट दैट यस। टाइम, उस मोमेंट पे जो होटल होता है वो उस कंडीशन को बोला जाता है नो शो, उस कंडीशन को बोला जाता है नो शो। और उसके बाद होटल जो होता है इट इज फ्री टू कैंसिल दैट रिजर्वेशन, ठीक है। एंड जो भी गेस्ट हो सकता है उसको चार्ज किए जा सकते हैं रिटेंशन चार्जेस, ठीक है, उसको रिटेंशन चार्जेस पड़ते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो चीज होती है ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट। तो नो शो क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। टर्म्स इंपॉर्टेंट है जो आपको इस्तेमाल करने हैं ना यहाँ पे, वो आपके आंसर को बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करता है किसी के भी सामने, ठीक है। तो ये आपका यस। नो शो है। फिर आपको पता है कि भाई ये आपका ओवर बुकिंग क्या होता है। ओवर बुकिंग भी आप लोगों को पता है कि भाई जब एक्सेसिव रिजर्वेशन ले लिया जाता है, ठीक है ना। यस। और आपके वॉक इन्स क्या होते हैं, है ना, उनको किसको वॉक इन बोला जाता है? जिन्होंने रिजर्वेशन नहीं करा रखा होता है ये सीधे आ जाते हैं, है ना। अंडर स्टे या ओवर स्टे ऐसी कोई चीज़ हो सकती है कि भाई कोई इंसान है उसको अपना रिजर्वेशन बढ़ाना पड़ गया, या कोई इंसान है उसको पहले निकलना पड़ गया होटल से। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी रिजर्वेशन का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोगों ने ग्लॉसरी में भी पढ़ी हैं और यहाँ पे भी हमारे सामने आई है, तो हम लोगों को पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। यस सर। ठीक है, स्टे ओवर, ओवर स्टे क्या होता है ना। तो चलो ठीक है, ये आपका सर जो है एक कि बार रिजर्वेशन का। अमेंडमेंट क्लियर कर दीजिए, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मीन। देखो, अमेंडमेंट जो होता है ना, अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, ठीक है। तो ओके। अमेंडमेंट जो है बेसिकली मतलब मानो कोई जो गेस्ट है, ठीक है, उसने अपनी कोई बुकिंग कराई थी या कोई भी उसका प्रोग्राम था, ठीक है। और फिर बाद में क्या हो जाता है कि वो उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं नहीं आ पा रहा है। जैसे कि मानो मैं एक गेस्ट हूँ, मैंने कॉल किया है भाई होटल में कि मेरे को ना 20 तारीख का रिजर्वेशन कराना है होटल में, ठीक है। तो होटल ने बोला चलो ठीक है, मेरा रिजर्वेशन भी हो गया, मैंने रिजर्वेशन भी करा दिया 20 तारीख का, सब मिल गया मेरे को। लेकिन फाइनली क्या पता चलता है अगली ही तारीख को मुझे पता चल जाता है कि भाई मैं वहां पे नहीं जा पाऊंगा, बल्कि एक दिन डिले होके मैं वहां पे जा सकता हूँ, मतलब एक दिन बाद में वहां पे जा सकता हूँ। ऐसा अगर मेरा केस हो गया तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए ऐसा ऐसा मेरे साथ केस हो गया है, तो मैं आप पहले दिन तो आ नहीं सकता, आप मेरा रिजर्वेशन जो है वो अगले दिन के लिए शिफ्ट कर दीजिए। और होटल ये कर सकता है,
अगर उस गेस्ट ने सही टाइम पे इन्फॉर्म किया है और मतलब होटल की अगर उसमें है, होटल की अगर पॉसिबिलिटी है होटल के पास ऐसी कोई, तो होटल कर देता है। वैसे होती है यार, 99% केसेस में होती है। बहुत ही रेयर ऐसा केस होगा जिसमें वो रिजर्वेशन बदल ना पाए, ठीक है। तो इसको बोला जाता है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, मतलब कोई चेंज करना, कोई डिफरेंट, कोई आपका कोई डिफरेंट एक चेंज ले आना अपने रिजर्वेशन के रिकॉर्ड में, कोई किसी भी गेस्ट के रिक्वेस्ट पे, उसको बोला जाता है अमेंडमेंट, ठीक है। तो ये चीज हो सकती है, ठीक है। जैसे कैंसिलेशन हो गया, कैंसिलेशन को भी एक तरीके से अमेंडमेंट, प्रीवियस बुकिंग कैंसिल कर दिया, आगे शिफ्ट कर दी, वो भी आपका अमेंडमेंट है ना। या फिर कोई नई बुकिंग कर दी, जैसे कि उसने बोला भाई पहले मेरे साथ 3 लोग आ रहे थे, अब 2 और आएंगे, तो और कुछ कर दीजिए अरेंजमेंट, तो अब अपने रिजर्वेशन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा अब आपको अपने, है ना। तो इनको बोला जाता है अमेंडमेंट, बोला जाता है इनको, ठीक है। जैसा टर्म है वैसे ही इसका मीनिंग है भाई, सिंपल सा, यस सर। ठीक है। हाँ, तो देखो क्या होता है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर ऐसा होगा, मानो कि अगर उसने 20 तारीख को रिजर्वेशन कराया, 20 तारीख की रिजर्वेशन उसने कराई है, और 13, जैसे आज आज 13th है और उसने 20 मई की उसने रिजर्वेशन कराई है, तो मानो ऐसा हो गया अगर कि उसको भाई 19th को पता चल रहा है कि मुझे अपना प्लान चेंज करना पड़ेगा, तो क्या चेंज होगा? तो अमेंडमेंट होगा, हो सकता है। अगर होटल के अगर उसमें है, अगर उसके अधिकार क्षेत्र में है होटल के, अगर होटल कर सकता है, पॉसिबिलिटी है होटल के पास ऐसी कोई करने की, तो कर सकता है, ठीक है। मैं वही बता रहा हूँ, बहुत ही रेयर केस ऐसा होता है जब होटल के पास ऐसी कोई पॉसिबिलिटी ना हो, ठीक है। जैसे मतलब मानो बहुत ही एकदम पीक सीजन चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा बुकिंग हो रखी है, ऐसी कोई कंडीशन है तो बात अलग है, अदरवाइज हो जाता है, ठीक है। चेंजेस इनको बोला जाता है अमेंडमेंट्स, ठीक है। आफ्टर ऑल फिर वो आपके आपके गेस्ट के साथ गुडविल बनाने की भी बात होती है ना, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। वो कोई कैंसिल थोड़ा ना करा रहा है, वो आपसे इतना ही तो बोल रहा है, थोड़ा सा चेंजेस करने हैं मेरे को अपने रिजर्वेशन में, ठीक है ना। तो इतना तो कर सकता है होटल। क्लियर हो गया ना? यस सर। हाँ, चलो ठीक है। तो ये आपका रिजर्वेशन का टॉपिक पूरा खत्म हो गया है, ठीक है। और जो भी इसके जो वेरियस फॉर्मेट्स जो हैं, जैसे आपका वेटरनी रैक कैसा होता है, वेटरनी स्लिप कैसी होती है, और आपका एडवांस लेटिंग चार्ट कैसा होता है दिखने में, और डेंसिटी चार्ट कैसा होता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें देख लेना भाई, ठीक है। ये सर सब एक बार एग्जाम में आ मुझे आप सकती हैं। वो भेज दीजिएगा पीडीएफ जो भी आपके पास है। क्यों, ये मैंने आप लोगों को सेंड तो कर रखी है पहले। सेंड तो है सर, एक्चुअली वो मेरा फ़ोन भी फॉर्मेट हो गया था, तो वो आधी चीज़ें हैं नहीं मेरे पास भी। मैंने आपके मेल आईडी में सेंड किया है ना वो सारी चीज़ें। शिवानी की मेल आईडी पे में भी। हाँ, तो शिवानी शिवानी से मांग लेना ना उसको। ठीक है सर, शिवानी से मांग लूँगी। शिवानी से बोल देना शेयर कर दे, ओके ठीक सर। है। हाँ, चलो ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। ओके।